हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जो है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक जो है आधुनिक व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना पुस्तक से जो है क्रम से हम सभी जो है एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इस क्रम में अध्याय 7 है और ये जो है क्रिया देखेंगे। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, है ना। अब हम सभी क्रिया देखेंगे, कार्य और इसके भेद देखेंगे, क्रिया का अर्थ, परिभाषा, क्रिया के भेद, क्रिया के पक्ष और पद परिचय समझेंगे इस पाठ्यक्रम में। तो आगे हम सभी देखते हैं और क्रिया से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। और ये जो क्लास है, ये क्लास सामान्य हिंदी के अंतर्गत सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार टीजीटी पीजीटी, किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी, एच टेट, सुपर टेट, है ना, यूपी टेट, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आगे हम सभी देखेंगे क्रिया, कार्य और भेद। पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, कोई ऐसा शब्द हो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, हंसना क्रिया है। खाना, है ना, कार्य हो रहा है ना, खाना खाया जा रहा है। पीना, है ना, पानी पिया जाता है। सोना, है ना, सोना। इसके साथ साथ रहना इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिया हैं। अभी आप और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो सामान्यतः साधारण भाषा में यही समझिए कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खाना, सोना, रहना इत्यादि। ठीक है। अब आगे हम सभी देखेंगे, जैसे जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझाया जाए, ठीक वही बात है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। जो रूप जो है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। धातु, हम सभी समझेंगे कि धातु क्या है ना। क्रिया को समझने से क्रिया का अर्थ और परिभाषा हम लोगों ने देखा। अब सबसे पहले हम धातु को समझ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया का मूल धातु होता है, क्रिया का जो मूल होता है वो धातु होता है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जो मूल अक्षर होता है, अगर हम जैसे देख लें कि पढ़ना, पढ़ना, है ना, तो इसमें ना प्रत्यय लगा है, इसमें ना प्रत्यय लगा है। इसका जो मूल शब्द है वो पढ़ है। पढ़ में ना प्रत्यय लगा करके पढ़ना क्रिया हमारी बनी हुई है। तो हम सभी क्रिया का जो मूल होता है उसे धातु कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, धातु है। पढ़ हमारा क्या है, धातु है। लिख हमारा क्या है, धातु है। तो इस तरह से इसमें प्रत्यय लगा करके क्रियाएं बनाई जाती हैं। आगे हम सभी देखेंगे, इसे समझेंगे। जो मूल धातु में पढ़ में लगा है, इस प्रकार पढ़ना क्रिया धातु पढ़ है, जो समझ चुके हैं। इसी प्रकार खाना क्रिया में खा धातु में न लगा है, मूल धातु क्या है, खा है। तो अब धातु समझ गए होंगे आप सभी। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे चल, चल प्लस ना, है ना, तो चल हमारा धातु है, मूल धातु यही है, और ना प्रत्यय जोड़ दिए तो हमारी क्रिया बन गई चलना। इसी प्रकार से देख प्लस ना, देखना। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की यह एक मोटी पहचान है ना। आगे देखेंगे, क्रिया में हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा, विशेषण से भी बनती हैं। जैसे काम प्लस आना, है ना, कमाना। चिकना, है ना, चिकना प्लस आना, चिकनाना। दोहरा प्लस आना, दोहराना। इस तरह से अब धातु के भेदों को भी देख लेते हैं। धातु के भेद, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु।
मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, है ना, देख, पी इत्यादि। लेकिन यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। इस प्रकार की धातुएं अनंत हैं। कुछ एकाक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी और 4 अक्षरी धातुएं होती हैं। अब देखिए, जो मूल धातु है, मूल धातुएं स्वतंत्र होती हैं, इतना याद रखिए। यह किसी दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती हैं। जैसे खा हो गया, देख हो गया, पी हो गया। लेकिन जो यौगिक धातुएं होती हैं, यह प्रत्यय के योग से बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको यौगिक कहते हैं। ठीक है। और जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा इत्यादि। आगे हम सभी देखेंगे यौगिक धातु की रचना। हम लोगों ने देखा धातु व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के 2 हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। तो यौगिक धातु की रचना देखेंगे। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती है। धातु में प्रत्यय लगने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं धातुएं बनती हैं। अगला देखेंगे दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है ना। संयुक्त का मतलब ही होता है, मतलब कई लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना, संयुक्त, है ना, मेल। और तीसरा है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। अगर पूछ लिया जाए नाम धातु किससे बनती है, तो संज्ञा या विशेषण से बताएंगे। धातु में प्रत्यय लगने से अकर्मक या सकर्मक यौगिक धातुएं बनती हैं। ठीक है। देखिए, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। क्या लगाने से? प्रत्यय लगाने से। प्रत्यय प्रायः शब्द के बाद में लगते हैं, इधर लगते हैं, और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। आगे देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हम देखेंगे। अभी हम लोगों ने भेद में देखा था, है ना, यौगिक धातु के 3 प्रकार हैं। पहला, धातु में प्रत्यय लगने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। और दूसरा, धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। तीसरा, संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। तो हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया या धातु, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक मतलब दूसरे को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे काटना से कटवाना। जैसे हम अपने आप से काम ना करें, कार्य हम स्वयं ना करें, बल्कि हम किसी को से करवाएं, है ना। तो यही है कटना, जैसे काटना जैसे हमारी क्रिया है, तो इससे कटवाना। प्रश्न में दे दिया जाएगा कटवाना कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, है ना, संयुक्त क्रिया इत्यादि चारों ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो जब हम पढ़े रहेंगे ध्यान दे करके, तभी हम बता पाएंगे कि काटना तो हमारी क्रिया हो गई, और अगर कटवाना है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक। करना से कराना। एक अन्य उदाहरण, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन किताब लिखता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है? लिखवाता है ना। इस वाक्य में मोहन कर्ता स्वयं किताब ना लिख करके मुझे दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। तो शायद समझ गए होंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। आगे हम सभी देखेंगे, और ये साथ साथ ये भी ध्यान देंगे कि मैंने पहले ही बताया है कि हम सभी जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ रहे हैं क्रिया। आगे देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप होते हैं। जैसे गिरना से गिराना, गिरवाना, 2 रूप। दोनों, गिरना अपने आप गिर जाना, और गिरवाना मतलब किसी को गिरवा देना, है ना। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में हैं। याद रखें, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक कर्म लेने वाली हो जाती है। सकर्मक और अकर्मक ये भी अभी बताएंगे, अभी ये समझते चलिए। देखिए, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। ठीक है। जैसे राम लजाता है, राम लजाता है, वह राम को लजवाता है, वह राम को लजवाता है। आगे देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं ये सकर्मक से और अकर्मक दोनों से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं
ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है। देखिए, मैंने उसे क्या किया, हंसाया, पहले में हंसाता है, और दूसरे में जो करता है, मैंने उससे किताब लिखवाई, है ना, दूसरे किताब लिखने की बात कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है, जैसे हंसना, हंसवाना। ठीक, दो प्रकार से चलती हैं, एक हंसना, एक हंसवाना। मतलब प्रथम में ना रहेगा प्रथम क्रिया प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना का प्रयोग होता है। जैसे मूल धातु है हमारा उठना। अब तो नहीं बताना पड़ेगा कि मूल धातु क्या है ना, जान ही रहे हैं। तो मूल धातु मान लीजिए उठ हो गया, अगर उठना की हम बात करें, हाँ उठना हो गया, तो जो है उठाना हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक में, और तृतीय प्रेरणार्थक में उठवाना हो जाएगा। मूल धातु उड़ना में उड़ाना हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक में, और तृतीय प्रेरणार्थक में उड़वाना हो जाएगा, उड़ाना, उड़वाना। इसी प्रकार से चलना, चलवाना। ठीक, और दिलाना, दिलवाना, और जिलाना, जिलवाना जीना में है, और लिखना में है लिखाना, लिखवाना। प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जगना, जगाना, जगवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, पीना, पिलाना, और पिलवाना, वाना रहेगा दूसरे में। आगे हम सभी देखेंगे। अब यौगिक क्रिया के बारे में बात करेंगे, हम दूसरे पे देखेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं में, धातु जानते ही हैं, धातुओं और शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से चलाना, हंसना से हंसाना, चलना से चल देना। आगे देखेंगे, ये यौगिक क्रिया हो गई। नाम धातु क्रिया देखेंगे, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है। नाम धातु किसे कहते हैं, जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से देखेंगे, जैसे हाथ है तो हाथ से हथियाना बन गया, नाम धातु क्रिया हो गया। संज्ञा बात है, बतियाना हो गया। अगर हम विशेषण की बात करें तो चिकना विशेषण हो गया, तो चिकनाना ये नाम धातु हो गई। और गरम विशेषण है तो गरमाना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हम देखेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ऊपर व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यता दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यता सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, देख लेते हैं इसे, थोड़ा सा सकर्मक अकर्मक समझ लेते हैं इस क्लास में। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्म के साथ। श्याम आम खाता है। श्याम क्या खाता है, आम खाता है। जब हमें आंसर मिल जाए तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया प्राय रहेगी। जैसे इस वाक्य में श्याम कर्ता हो गया, खाने के साथ उसका कर्ते रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है ना, बताया गया अभी ना क्या खाता है, और उत्तर में हम क्या देख रहे हैं, आम खाता है। श्याम आम खाता है, इस वाक्य में हमारे उत्तर निहित है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से क्या प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर उत्तर मिल जाता है यदि वाक्य में हमें, तो वह क्रिया हमारी क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस सेट करा दी जाएगी तो आप फिर भूलेंगे नहीं। अभी तथ्य को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आगे हम सभी देखेंगे, जैसे अगला देखेंगे। हाँ, अतः आम कर्म कारक है ना।
यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसीलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म क्या हैं, छिपे हैं, है ना। वह गाता है यानी कि क्या गाता है, तो गीत गाता है। वह पढ़ता है, क्या, पुस्तक पढ़ता है। अब हम अकर्मक के बारे में देखेंगे, अकर्मक के बारे में देखेंगे। इसके बाद आगे की क्लास जो है अगले दिन की जाएगी। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे हम सब यही देखेंगे। देखिए, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा कर्म पर पड़े, है ना। यहाँ हम लोगों ने ये देखा था। अकर्मक में क्या देख रहे हैं कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, इसीलिए उन्हें अकर्मक कह दिया गया है ना। और क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है। श्याम क्या सोता है, क्या प्रश्न, कुछ आंसर मिला, कुछ नहीं मिला। इसमें सोना क्रिया क्या हो गई, फिर अकर्मक हो गई। श्याम करता है और सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो रही है ना। अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक है। अगर पूछ लिया जाए कि सोना क्रिया क्या है तो अकर्मक है, रोना क्रिया क्या है तो अकर्मक है, यानी कि उसका फल का जो प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़े, है ना। और अगर हम क्या से प्रश्न करें तो उसका उत्तर भी हमें ना मिले। ये ट्रिक के हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं। और आगे जो है इतना कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर पढ़े हैं तो फिर समझ आ जाना चाहिए। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान किस तरह से हम करेंगे, तुरंत का पढ़ा हुआ है इसलिए समझ आ जाएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर ना मिले तो समझना चाहिए क्रिया क्या है, अकर्मक है। जैसे मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या, किसे लगा करके प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। जैसे अगर हम प्रश्न करें किसे मारा, प्रश्न करते हैं। अगर हम प्रश्न करें किसे मारा, किशोर को मारा, बालक को मारा, मोहन को मारा, सोहन को मारा, हमारा आंसर कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आंसर मिल रहा है किसे। और क्या खाया तो खाना खाया, क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है। देखिए सब में आंसर मिल गया, है ना। आगे हम सभी देखेंगे कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। वाक्य के ऊपर क्या प्रसंग है उस हिसाब से हम करते हैं। जैसे अकर्मक में देखेंगे उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। सकर्मक देखेंगे वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, ये सकर्मक हो गया। लेकिन उसका सिर खुजलाता है, कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है, तो यह कर्मक हो गया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सारे उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया जब परीक्षा में पूछ ली जाती है तो प्रायः विद्यार्थी प्रतियोगी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए सावधानी से, समझदारी से पढ़ना है और जितने उदाहरण इनमें हैं उन्हें तो जो है बहुत अच्छे से उन्हें रट लेना है, समझिए एक प्रकार से समझ के। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इम्पॉर्टेंट है ये। मैं घड़ा भरता हूँ, जैसे मैं घड़ा भर रहा हूँ, मैं नल चला करके घड़ा भर रहा हूँ, है ना, घड़ा भर रहा हूँ। तो जैसे कोई व्यक्ति कर रहा है तो ठीक है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से अपने आप हो रहा है, तो ये अकर्मक हो गया। तुम्हारा जी ललचाता है, तुम्हारा जी ललचाता है, ये क्या है, अकर्मक है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, है ना, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये सकर्मक हो गया। जी घबराता है और विपदा मुझे घबराती है, विपदा क्या करती है, मुझे घबराती है, प्रश्न आ गया, है ना। जी घबराता है। वह लजा रही है, वह लजा रही है, अकर्मक है। वह तुम्हें लजा रही है, वह तुम्हें लजा रही है, सकर्मक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने इतना किया। इस प्रकार से जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उसे जो है उभय विध धातु कहते हैं। अगर प्रश्न बन जाए, मान लीजिए कि उभय
अधिकतर तो सकर्मक अकर्मक का उदाहरण ही पूछा जाता है नाम धातु का, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन मान लीजिए जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें किस धातु के नाम से जानते हैं, तो उभयविध नाम से जानते हैं। अब क्रिया के भेद को हम कल पढ़ेंगे। आगे इतना हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, सोना इत्यादि। फिर हमने देखा धातु देखा, तो क्रिया का जो मूल होता है वो धातु होता है, जैसे पढ़ना में पढ़ जो है धातु हो गया और इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया तो ये क्रिया हो गई, लेकिन मूल धातु क्या है, पढ़ है। आगे हम लोगों ने देखा कि धातु के भेद देखा, हम लोगों ने धातु के भेद देखा, तो यहाँ देखा कि दो है, मूल धातु है और यौगिक धातु है। देखा मूल धातु स्वतंत्र होती है या किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है, जैसे खा, देख, पी इत्यादि। लेकिन फिर देखा जैसे जो यौगिक धातु होती है ना, खाना से खिलाना, पढ़ना से पढ़ा इत्यादि इस प्रकार की होती है। यौगिक धातु की रचना जो है 3 तरह से होती है, ये हम लोगों ने देखा और इनके तीनों रूपों को देखा हमने। फिर हम लोगों ने देखा प्रेरणार्थक क्रिया को देखा, जब व्यक्ति स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है, जैसे काटना से कटवाना, है ना, इत्यादि। तो ये सब हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देखते हैं कि जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को देखते हैं। फिर इसके बाद यौगिक क्रिया देखते हैं और नाम धातु क्रिया के बारे में देखते हैं कि जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। फिर रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों को देखते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो है जिसका कर्म हो या जिसके साथ जिसमें कर्म पाया जाता है सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं रहता है उसमें अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब अब पूरा डिटेल बता ही दिया गया है, शॉर्टकट में ऐसे साधारण भाषा में समझने के लिए बताया जा रहा है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान किस तरह से किया जाए, तो जब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्न अगर पूछने पर उत्तर हमें मिल जाए तो वहाँ पर जो है सकर्मक होती है। और सकर्मक और अकर्मक में इस तरह से जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है अकर्मक है, और मैं घड़ा भरता हूँ ये क्या है, सकर्मक है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा आज की क्लास में। शायद आप कुछ सीख पाए होंगे इस क्लास से, है ना, और आपके परीक्षा में यह जो है आपको सहायता प्रदान करेगी, ये क्लास करेगा, सहायता प्रदान करेगा और आपकी तैयारी और बेहतर बनेगी। आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता रहेगा। और अगर पूरा आप जो है अपने ध्यान को केंद्रित करके इस क्लास को देखते हैं तो जो है पूरी कंप्लीट तैयारी एक प्रकार से समझिए हो जा रही है। तो ये क्लास जो है बहुत ही उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है। ये व्याकरण से हम सभी अधिकतर कई टॉपिक हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं, क्रिया पे पहुँचे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो मूल तथ्य को होता है उसे पढ़ते हैं, इसके साथ साथ जो है और वैसे भी जो है ये व्याकरण की जो पुस्तक है ये बहुत ही उपयोगी है हम सभी के लिए। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर किसी कारण बस आपको ये उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, क्योंकि आपके जो है कमेंट के माध्यम से जो है हम ये समझ पाएंगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं। और यदि किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से उस टॉपिक को लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर हम सभी क्लास लेंगे, उसके बाद उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। इस तरह से उस टॉपिक को हम सभी जो है 2-3 बार रिवीजन करके उसे एकदम सरल बना देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। बाकी जो है आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे और अपने इस चैप्टर को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।